नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं आरोह भाग 1 पुस्तक का ये चैप्टर। ये बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है, भावनाओं से परिपूर्ण चैप्टर है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और पाएंगे कि इस चैप्टर से जुड़ी सारी शंकाएं आपकी दूर हो जाएंगी। नमस्कार, आप आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू की रचना भारत माता। ये स्वतंत्रता से पहले या देश को आज़ादी मिलने से पहले की रचना है। लर्निंग आउटकम्स या इस पाठ का उद्देश्य, इस पाठ को पढ़ने के बाद हम लोग ये जान पाएंगे कि भारत माता का कॉन्सेप्ट जो है वो वास्तव में है क्या, भारत माता किसे कहा जाए, क्यों कहा जाए और भारत माता किन किन चीज़ों को लेकर बनी है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जान सकेंगे। देखिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन साथ ही साथ किसानों और मजदूरों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस बारे में हम लोगों को विशद ज्ञान प्राप्त होगा, किसानों की भूमिका और स्थिति का ज्ञान होगा। भारत में फार्मिंग या खेती बाड़ी पर डिपेंडेंट लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है, लगभग 65 से 70%। आज़ादी से पहले भी किसानों की संख्या या खेती बाड़ी पर निर्भर रहने वाले लोगों की संख्या 70-75% तक थी। तो इस स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और उन्हें ये आश्वासन दिलाया गया था कि आप स्वतंत्रता आंदोलन में शिरकत लीजिए, भाग लीजिए। स्वतंत्रता मिलने के बाद आप लोगों के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ या नहीं हुआ, ये आपको और मुझे बहुत अच्छे से पता है। उस समय अन्य देशों के आंदोलन की जानकारी, ऐसा नहीं था कि उस समय केवल और केवल भारत में ही आंदोलन और क्रांति हो रही थी। भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी, चाहे चीन हो, स्पेन हो, वहाँ पर भी क्रांति की ज्वालाएं भड़क रही थी। नए नए शब्दों से परिचित हो सकेंगे। इस पाठ के आद्योपांत अध्ययन के बाद आपकी वोकेबलरी या शब्द समूह श्योर एनरिच होगी, क्योंकि इस पाठ में नए नए शब्द आए हैं और उसका ज्ञान आपके वोकेबलरी को डेफिनेटली एनरिच करेगा। अब आ जाते हैं हम लोग लेखक परिचय पर। आप तो जानते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। और ये जो हम लोग कहानी पढ़ने वाले हैं, ये कहानी जो है वो हिंदुस्तान की कहानी नाम की एक किताब है, उसका 5वां अध्याय है ये चैप्टर। और इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई। अब हम लोग आ जाते हैं इस पाठ की पृष्ठभूमि पर, बैकग्राउंड ऑफ दिस लेसन। देखिए, प्रस्तुत पाठ जो है वो हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा, अंग्रेजी से भाषांतर हरिभाऊ उपाध्याय ने किया है। अर्थात हिंदुस्तान की कहानी जो है वो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है और उस अंग्रेजी भाषा में लिखी गई कहानी का जो 5वां अध्याय है, जिसे हम लोग भारत माता के नाम से अभी पढ़ रहे हैं, उसका अनुवाद हरिभाऊ उपाध्याय ने किया है। इसमें पंडित नेहरू ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों, जलसों कहने का मतलब हो गया सभा, मीटिंग्स। ऐसे जलसे का मतलब उत्सव भी होता है, लेकिन यहाँ पर सभा और मीटिंग्स में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार हैं? क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियति अर्थात भाग्य एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है? यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है। इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया है और उनका निष्कर्ष है कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की जय। अब हम लोग आ जाते हैं इस पाठ की कुछ छवियों पर। देखिए, ये आज़ादी से पहले की तस्वीरें हैं, जब
जवाहरलाल नेहरू जलसों में जा जाकर लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित करते थे, उनके अंदर अग्नि प्रज्वलित करते थे। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किसानों को, मजदूरों को और आम जनता को देश की स्वतंत्रता में शिरकत लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। यहाँ देखिए इस चित्र में भी और इस चित्र में भी, और ये है हमारी भारत माता। अब मैं इस पाठ के सार को पढ़ने जा रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मेरे पाठ के सार को ध्यान से सुनिए, उसे विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए ताकि ये पाठ गहराई से आपके दिमाग में उतर जाए। उन दिनों भारत एक गुलाम देश हुआ करता था। भारत को स्वतंत्रता दिलाने के श्रेष्ठ उद्देश्य से जवाहरलाल नेहरू जब भी एक जलसे से दूसरे जलसे में जाते थे तो वे श्रोताओं से भारत माता की जय करवाया करते थे। विशेष रूप से वे किसानों से अपने देश और आज़ादी की चर्चा अवश्य किया करते थे। वे उन्हें बताते थे कि कैसे उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक पूरा देश एक है और उनकी समस्याएं भी एक सी हैं। वे उन्हें देश के अन्य किसानों का हाल भी बताते थे और कहते थे देश के सभी किसान उनसे एक से सवाल करते हैं कि हमारी स्थिति इतनी बुरी क्यों है, हमारी अर्थात किसानों की। नेहरू जी उन्हें गरीबी, कर्ज, पूंजीपतियों का शोषण, जमींदार, महाजन, कड़े लगान, सूद, पुलिस के अत्याचार और विदेशी शासन आदि समस्याओं के बारे में बताते थे तथा उन्हें स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित करते थे। उन्हें यह भी आश्वासन दिया जाता था कि आज़ादी मिलने पर उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। देखिए, जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के बड़े करीब थे। जब उन दोनों की बातचीत हुआ करती थी तो गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को ये सजेशन दिया था कि तुम देश देश में जाओ और आंदोलन के लिए किसानों के मन में प्रोत्साहन की भावना को जगाओ। ऐसा इसलिए करो क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा दबे कुचले और जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं वो किसान ही हैं, और अगर किसान भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में या स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने को तैयार हो जाते हैं तो हमारा देश जल्द से जल्द ही स्वतंत्र हो जाएगा। गांधी जी की ये बात नेहरू जी को छू गई। उन्हें लगा कि गांधी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं और फिर उन्होंने देश के कोने कोने में जाकर किसानों के साथ बहुत वार्तालाप किया, उन्हें भाषण दिया, उन्हें समझाया कि आपकी समस्याएं तथा दूसरे राज्य के किसानों की समस्याएं लगभग एक सी हैं। अगर हम लोग समवेत या एक साथ मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लें तो ये तय है कि हमें आज़ादी मिल जाएगी और उसके बाद हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। अब पुनः आते हैं सार पर। इतना ही नहीं, नेहरू जी उन किसानों में आज़ादी की अग्नि प्रज्वलित करने के लिए अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसीनिया, यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले आंदोलनों का भी वर्णन किया करते थे। वे उन्हें रूस में हो रहे परिवर्तनों तथा अमेरिका की उन्नति के बारे में भी बताते थे। हालांकि किसानों को विदेशों के बारे में समझाना आसान नहीं था, क्योंकि किसान जो थे वो एक सूबे या एक ज़िले में सीमित होकर रह जाते थे। तो इसीलिए उन्हें समझाना कि विदेशों में क्या क्या हो रहा है थोड़ा मुश्किल होता था। लेकिन यह काम उतना भी कठिन नहीं था। कैसे, देखिए, परंतु उन्हें यह काम कठिन भी नहीं लगा। कारण यह था कि किसानों ने पुराने महाकाव्यों तथा पुराणों की कथा कहानियाँ पढ़ रखी थी। कुछ किसानों ने तीर्थ यात्राएं भी की थी। इसी बहाने वे देश के चारों धामों की यात्रा कर चुके थे। कुछ सिपाहियों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयों में हिस्सा लिया था। कुछ लोग 1930 में आई आर्थिक मंदी अर्थात रिसेशन, इकोनॉमिकल क्राइसिस के कारण दूसरे देशों को जानते थे। परिणाम यह होता था कि लोग नेहरू जी के भाषण से ओत प्रोत हो जाया करते थे, अर्थात इंस्पायर हो जाया करते थे। पुराने ज़माने में या आज़ादी से पहले लोगों के पास भरपूर समय हुआ करता था। वे लोग
अपने अनुभव को दूसरों से साझा किया करते थे और जिनसे वो अनुभव साझा करते थे वो दूसरों से साझा करते थे। इस तरीके से कोई भी सूचना फैलती जाती थी। तो अगर कोई व्यक्ति दूसरे देशों के लिए लड़ाइयाँ करने के लिए गया हुआ था, तो जब वो वापस आता था तो अपने अनुभव बताता था। कोई अगर कहीं धाम गया है या देश के और दूसरे राज्यों में गया है, तो वहाँ के बारे में बताता। तो इस तरीके से क्या होता था, जागरूकता फैल जाया करती थी। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू को किसानों को भी देश विदेश या राज्यों के बारे में बताने में कोई खास दिक्कत नहीं होती थी। नेहरू जी जहाँ कहीं भी भाषण देने जाते थे, वहाँ के लोग भारत माता की जय कहकर उनका अभिनंदन किया करते थे। नेहरू जी को भी भारत माता की जय सुनना अति प्रिय लगता था। एक बार की बात है, उन्होंने किसानों से भारत माता के बारे में पूछ ही लिया। प्रायः किसानों को इसका उत्तर नहीं पता होता था। उस जलसे में एक हट्टे कट्टे जाट किसान ने, जाट अर्थात आप समझ लीजिए हरियाणा के लोगों को जाट कहते हैं, पंजाबियों को भी जाट कहते हैं। तो हट्टे कट्टे जाट किसान ने उन्हें बताया कि भारत माता का अर्थ है भारत की धरती। तब नेहरू उनसे पूछते थे कि कौन सी धरती, उनके गांव की धरती, जिले की, सूबे की या पूरे देश की धरती। इस प्रश्न पर किसान फिर हैरान रह जाते थे। इस पर नेहरू जी भारत माता की व्याख्या करते हुए उन्हें बताते थे कि हिंदुस्तान वह सब तो है ही जो वे सोचते हैं, वह उससे भी कहीं अधिक है। यहाँ के नदी, पहाड़, जंगल, खेत और करोड़ों भारतीय मिलकर भारत माता कहलाते हैं। भारत माता की जय का मतलब है इन सब की जय, इन सब की विक्ट्री। जब वे स्वयं को भी भारत माता का अंग समझते थे, यहाँ वे कहने का मतलब है किसान, जब किसान भी अपने आप को भारत माता का अंग समझते थे तो उनकी आंखों में चमक आ जाती थी। तो ये रहा इस पाठ का सार। आपको मैं एक बात और बता देना उचित समझता हूँ कि क्लास 11वीं में ही हम लोगों ने एक कविता पढ़ी है, उसका नाम है वे आंखें, और उसमें किसानों की दुर्दशा के बारे में बताया गया है। और यहाँ देखिए किसानों को ये बताया जा रहा है कि अगर आप स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेंगे और स्वतंत्रता मिलेगी तो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। पुनः हम लोगों ने एक कविता और पढ़ी है, उसका नाम था साए में धूप। वास्तव में ये गज़ल है दुष्यंत कुमार की, और वो भी यही लिखते हैं, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, यहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। अर्थात ऐसा कहा जाता था कि आज़ादी के बाद हमारे घर में दिए ही दिए जलेंगे, अर्थात खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। लेकिन आज़ादी तो मिल गई, अब हमारे घर में बिल्कुल खुशियाँ नहीं हैं, स्थिति पहले से ज़्यादा खराब हो गई है। अब हम लोग आ जाते हैं भारत माता पाठ से प्रश्नोत्तर पर। भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे किया करते थे? बड़ा ही आसान है। भारत की चर्चा नेहरू जी किसानों से जलसे में किया करते थे, अपने भाषण देने के दौरान किया करते थे। नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न करते थे? नेहरू जी भारत के सभी किसानों से एक ही प्रश्न करते थे कि भारत माता क्या है, भारत माता का सम्मिलित रूप क्या क्या है। दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए आवश्यक था और आसान था, क्योंकि गांव के लोग पुराणों के बारे में, महाकाव्यों के कथा कथाओं के बारे में जानकारी रखते थे। कुछ लोगों ने 1930 की आर्थिक मंदी के बारे में बहुत कुछ जान रखा था। कुछ लोगों ने लड़ाइयों के वक्त दूसरे देश जाकर लड़ाइयाँ भी की थी, और कुछ लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे और जागरूक थे। इसीलिए जब अपने भाषण में जवाहरलाल नेहरू किसानों को दुनिया के बारे में, चीन, स्पेन, मिस्र और एशियाई देशों के बारे में बताते थे, तो किसानों को समझने में कोई खासा दिक्कत नहीं होती थी। किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? किसान नॉर्मली भारत माता का अर्थ लेते थे भारत की ज़मीन। वे भारत की धरती, भारत की भूमि को ही भारत माता मानते थे। भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? नेहरू जी का मानना था कि भारत माता केवल भारत की जमीन या भारत की धरती ही नहीं, बल्कि यहाँ के नदी, पहाड़, पर्वत, जंगल, आप, हम, पेड़, पौधे
सब कुछ मिलकर भारत माता का रूप कायम करते हैं। और अगर भारत माता की जय होती है अर्थात हम सब की जय। आज़ादी से पूर्व किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? आज़ादी से पूर्व किसानों को तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। गरीबी, कर्जदार होना, पूंजीपतियों के शिकंजे में फंसे रहना, जमींदार और महाजनों के जाल में तड़पना, उनके अत्याचार को सहना, खेती के बदले लगान की कठोरता से वसूली होना, अधिक सूद देना, इंटरेस्ट देना या ब्याज देना, पुलिस का अत्याचार सहना और विदेशी शासन के अत्याचारों को सहन करना। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि किसानों को तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पार्ट का टेक्स्ट और इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर पा सकते हैं। धन्यवाद।